everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is day 17 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. Those of you who are watching me for the first time, I am Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. Now why we are doing इग्नू questions is because इग्नू बहुत ही reliable source है. चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की या फिर CUET PG की, इग्नू नोट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हो और किसी बुक को रिफ़र करने से बहुत बेटर है कि आप इग्नू नोट्स को पढ़ो. ठीक है. NTA के तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली वहाँ से बनते हैं, तो इग्नू नोट्स पे आप रिलाई कर सकते हो ना. CUET PG वालों को BA मटेरियल तक पढ़ना है और नेट और गेट वालों को BA MA दोनों पढ़ना है. ठीक है ना. आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग जेंडर और फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेंडर का टॉपिक ना सिर्फ नेट और गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है बट अब CUET PG में भी इंपॉर्टेंट है. काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेंडर से आ चुके हैं, तो वी विल कवर ऑल दोज क्वेश्चंस टुडे. ओके. नाउ दीज क्वेश्चंस आर नॉट एनी PYQ. ये कोई PYQ वाले क्वेश्चन नहीं है. दीज क्वेश्चंस आर मेड बाय मी. मैं खुद ये क्वेश्चंस बना रही हूँ एवरी डे. सो ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं. एरर भी हो सकती है क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. तो अगर किसी भी सेशन में एरर होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसके लिए पिन्ड कमेंट ज़रूर से चेक करना है हर सेशन में. जितने भी क्वेश्चन ओरिएंटेड या जितने भी मॉक्स होते हैं यूट्यूब पे, उसका आपको पिन्ड कमेंट ज़रूर से चेक करना है. ना सिर्फ मेरा बट किसी भी एजुकेटर का. जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं सब लोग अपना करेक्शन पिन्ड कमेंट में ही करते हैं. ठीक है. तो ज़रूर से पिन्ड कमेंट को चेक करना. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. यू गाइज नो द रूल्स. आपको आफ्टर सेशन मुझे बताना है कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आए. ठीक है. नाउ मार्क्स यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं बट फिर भी बता देना सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं. मार्क्स मैटर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 20 आउट ऑफ 20 लाने हैं, बट ये होना चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले. ठीक है. कोई नया कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको हो रिगार्डिंग योर एग्जाम. दैट शुड बी योर एम फॉर दिस सीरीज. ओके. अभी जैसे हम लोगों ने 16 सेशंस कर लिए हैं ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता चले होंगे. नाउ व्हाट यू कैन डू इज इन 20 क्वेश्चंस को करो, इससे शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके बाद उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर लो. क्योंकि मेरे हिसाब से जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैं वहीं से क्वेश्चन बनाती हूँ. तो इनसे आपको एक टॉपिक लिस्ट भी मिल रही है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पढ़ के जाने हैं. चाहे वो CUET PG हो, नेट हो या गेट हो, तीनों के लिए सेम चीज़ है. ठीक है. तो आपको ज़रूर से ये टॉपिक्स कवर करने हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास में मैंने काफ़ी नोट्स भी ऐड किए हैं सो दैट जब मैं आपको PDF दूंगी तो आप सब कुछ आराम से रिवाइज कर पाओगे. ओके. Now, question number 1. Which feminist movement is a vindication of the rights of women most associated with? Radical feminism, liberal feminism, socialist या eco feminism? Now, मैं बहुत जल्द आपको फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको एक में मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म बता दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स बता दूंगी और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म या ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ये बता दूंगी. ओके. दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं फॉर CUET PG एंड फॉर नेट ऑल्सो. बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें. तो बताओ आंसर क्या होगा. विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किससे एसोसिएटेड है? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इन दी चैट. सब लोग मुझे चैट में आंसर दो. द करेक्ट आंसर इज B. प्लीज रिमेंबर इट इज लिबरल फेमिनिज्म. ओके. अभी मैंने इस पे थोड़े से नोट्स ऐड किए हैं तो हम लोग नोट्स के थ्रू अभी समझ लेते हैं. देखो, द फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप डेवलप्ड देयर पॉलिटिकल थ्योरी विथ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट path breaking work, A Vindication of Right of Women, first published in 1792. Now you have to remember कि ये जो बुक है ना, ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की है एंड शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस क्लासिक बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट. और यहीं से ये लिबरल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता हुआ हमें दिखता है. क्या है ये लिबरल फेमिनिज्म अभी हम लोग देखेंगे. मैंने आपको कुछ क्लासेस में इसी इग्नू सीरीज में लिबरल का मीनिंग बताया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर. वॉलस्टोनक्राफ्ट आर्ग्यू फॉर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वुमेन and men so that the former becomes as independent and morally strong as later. यहाँ पर कहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. जैसे मेन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, वैसे ही वुमेन को भी मिलनी चाहिए ताकि वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके और मॉरली स्ट्रांग हो सके जैसे मेन होते हैं. ठीक है. इट विल इंश्योर जेंडर इक्वालिटी. प्लीज रिमेंबर
लिबरल फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि हमें जेंडर इक्वालिटी लाना चाहिए अपने पब्लिक स्पेयर में, यानी जो अपॉर्चुनिटीज मेन के पास है वुमेन के पास भी वही अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है। बाय द 19th century the discourse of liberal feminism was shifted through the work of John Stuart Mill, who argued for equal economic opportunities, political rights and civil liberties for men and women. प्लीज रिमेंबर जॉन स्टुअर्ट क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और सिविल लिबर्टीज़ भी होनी चाहिए, यानी जितना ज़्यादा फ्रीडम मेन को है लाइफ जीने में उतना ही वुमेन को भी होना चाहिए। ठीक है। बाय एम्फेसाइजिंग दैट द स्टेट शुड बी एन अलाई टू वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, द लिबरल फेमिनिस्ट सिक्योर्ड द राइट टू वोट फॉर वुमेन इन 1920 इन यूनाइटेड स्टेट्स। प्लीज रिमेंबर गाइस, ये एग्जाम में आता है। राइट टू वोट की बात हम लोग लिबरल फेमिनिज्म के टाइम पे ही पढ़ते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। लिबरल फेमिनिस्ट के कुछ नेम्स भी यहाँ पर मेंशन है जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और ये जितने भी थिंकर्स हैं ना, इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है कि इन्होंने ओवर एम्फेसाइज दिया है कि कैसे वुमेन को मेन की तरह बन जाना चाहिए। ठीक है। तो ये देखो बहुत बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना है। जितना बस मैंने मार्क किया है ना, बस वही क्वेश्चन जो भी नोट्स बना रहे हो तुम लोग उसमें शॉर्ट शॉर्ट में ऐड कर लो कि लिबरल फेमिनिज्म में जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, राइट टू वोट की बात हुई है, देन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल राइट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ मत लिखने बैठ जाना। और ये सारे थिंकर्स हैं, इनके नाम लिख सकते हो। इसके अलावा ये जो बुक मैंने बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इसी तरीके से पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये बुक मैंने काफ़ी बार करवाई है आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू। ऑप्शंस देखो एंड आंसर दो। एलिसन जैगर, आइरिस मॉरियन यंग, ड्रूसिला कॉर्नल या फिर फेडरिक एंगल। What will be the correct answer? We all know it is D, right? Easy question है। फेडरिक एंगल्स की बुक है ये एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर एग्जाम में आती है प्लीज़ गलत मत करना। जितनी भी बुक्स यहाँ पर इग्नू सीरीज के थ्रू आपको पता चल रही हैं उसको एक जगह बुक लिस्ट बना के नोट करते जाओ। ठीक है, सो दैट एग्जाम से पहले आपके पास रेडी नोट्स होंगे, आप उसको रेफर कर सकते हो। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाउ डज पेट्रियार्की फंक्शन एज एन आइडियोलॉजी। पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी की तरह फंक्शन कैसे करती है? इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी, इट कंट्रोल्स पीपल्स बिलीफ एंड जस्टिफाइज मेल डोमिनेंस, इट एलिमिनेट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर इट इनकरेजेस मेट्रियार्कल रूल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो एंड मुझे आंसर दो। पेट्रियार्की का मीनिंग, मेट्रियार्की का मीनिंग ये मैंने चैनल पे ही बहुत बार बताया है। सो दोज ऑफ यू हु आर गिविंग बी आंसर, वेरी गुड, इसका आंसर बी ही होगा। पेट्रियार्की क्या होता है? देखो, पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेंस, और एक आइडियोलॉजी की तरह जब ये आता है या सोसाइटी में जब ये वर्क करता है तो वहाँ पर ये जस्टिफाई करता है कि कैसे मेल डोमिनेंस सही है या मेल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो जब किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन होता है दैट इज what we call is ideology. ओके, सो ये क्या करता है? लोगों के बिलीफ को कंट्रोल करता है, ये बताता है कि कैसे मेल डोमिनेंस जो है वो बेटर है, इंपॉर्टेंट है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसमें से कौन सा है जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में सही है, ट्रू है? They are entirely determined by biological sex. They are fixed and do not change over time. They are socially constructed and change with time and context. Men can only be masculine and women can only be feminine. What will be the correct answer? हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो एंड चैट में मुझे आंसर बताओ। The correct answer is C. Please remember, मैस्कुलिनिटी हो या फेमिनिटी हो दोनों ही सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ओके, एंड टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ ये दोनों चेंज भी होते रहते हैं। जैसे अगर आप अपने मम्मी पापा के टाइम पे इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करोगे तो आपको अलग चीज़ें पता चलेंगी, बट आज के टाइम पे मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, फेमिनिटी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है। सो बायोलॉजिकल सेक्स के थ्रू ये डिटरमाइन नहीं होता है।
और ना ये फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मेन कैन ओनली बी मैस्कुलिन एंड वुमेन कैन ओनली बी फेमिनिन, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बहुत टाइम पे ऐसा भी देखा गया है कि जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है और जो मेन है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर आंसर शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रेफर टू। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, नेट में तो मैंने खुद देखा है बहुत बार रिपीट हुआ है, CUET PG में अभी तक नहीं आया है बट आई थिंक गेट में आ चुका है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेना। अब नहीं पता है तो अभी हम लोग देखेंगे, थोड़े नोट्स मैंने ऐड किए हैं, बट अगर पता है तो आंसर दो, ठीक है। चैट में मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं द फोकस ऑन इकोनॉमिक इशू over cultural differences, political movements based on shared aspect of identity such as race, gender, sexuality, ethnicity, या फिर the rejection of all forms of social activism, या फिर the belief that only class struggle matters in political activism. What will be the correct answer? The correct answer is, those of you who are giving B, very good, इसका आंसर B होगा। क्या होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अभी हम लोग देखते हैं। नाउ लुक एट दीज नोट्स, ये नोट्स मैंने इग्नू से नहीं लिए हैं, इग्नू में थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल्स दिए हुए थे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है विकिपीडिया का नोट। Now, look at these notes. Identity politics is a politics based on particular identity such as ethnicity, race, nationality, religion, denomination, gender, sexual orientation, social background, caste, age, disability, intelligence, and social class. The term encompasses various often populist political phenomena and rhetoric such as governmental migration policy that regulate mobility, opportunity based identities, left wing agendas involving intersectional politics and class reductionism, and राइट विंग नेशनलिस्ट एजेंडा फॉर एक्सक्लूजन और नेशनल। देखो कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब कभी भी किसी एक सोसाइटी में हम देखते हैं पॉलिटिक्स आइडेंटिटी के बेसिस पे हो रही है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं अपने सारे एजेंडाज में, है ना, या फिर कास्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं, तो ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आएगा, यानी आपकी आइडेंटिटी को यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। द टर्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेट्स टू द लेट 20th century, ऑल्दो इट हैड प्रिकर्सर इन द राइटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड फ्रांस फेनन। तो ये दोनों नाम याद रखना। अच्छा देखो मैंने काफ़ी सर्च किया था पर मुझे ये मिला नहीं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कॉइन किसने किया है, बट ये दो नाम इससे एसोसिएटेड है, तो अगर आएगा तो ये याद रखना, ठीक है। Now, many contemporary advocates of identity politics take intersectional perspective. अभी मैं आपको बताऊंगी क्या है intersectional perspective, ठीक है, बट खाली इतना ही याद रखो, बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर सकते हो, बट आई होप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे जब गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करती है दैट इज योर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ओके, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 6. Why is intersubjectivity important in sociology? Intersubjectivity important क्यों होती है sociology में? Now यहाँ पर intersubjectivity का meaning आपको पता होना चाहिए। देखो options. It explains how individuals create shared meaning of social reality. It rejects the role of communication in human interaction. It supports the idea that humans are completely independent of social influence. या फिर it focuses only on economic structure. Now those of you who know the meaning of subjectivity, आप लोग इसको कर लेंगे आराम से, आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, मैंने थोड़े से नोट्स इस पे ऐड किए हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है चैट में, हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज ए। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और मीनिंग और रियलिटी को बना रहे हैं। अभी हम लोग नोट्स देखते हैं इस पे और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं। नाउ सबसे पहले तो ये देखो कि इंटरसब्जेक्टिविटी क्या है। देयर इज नो मीनिंग इफ मीनिंग इज नॉट शेयर्ड। इंटरसब्जेक्टिविटी कहता है कि मीनिंग कुछ भी नहीं होगी अगर मीनिंग को शेयर नहीं करोगे, ठीक है ना। एक थिंकर है इससे एसोसिएटेड और उनकी बुक है, तो ये भी याद रखना, बीइंग सिंगुलर प्लूरल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। जीन लुक नैन्सी
प्लीज रिमेंबर। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, और बीच में जो आ रहा है इसमें ये है इंटर सब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, व्हेन यू एंड योर फ्रेंड बोथ अंडरस्टैंड अ जोक विदाउट एक्सप्लेनिंग इट, है ना, अगर आपने किसी भी जोक को आपके और आपके फ्रेंड ने समझ लिया बिना एक्सप्लेनेशन के, दैट इज इंटरसब्जेक्टिविटी, बिकॉज यू गाइज डोंट नीड वर्ड टू इंटरैक्ट, आप लोग ऐसे ही इंटरैक्ट करे ले रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो मीनिंग अटैच है आपके दिमाग में दोनों के। और वो कैसे होती है, इंटरेक्शन के थ्रू होती है। जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो आप बिना बोले भी बहुत सारी चीजें उसकी फिर समझने लगोगे एक टाइम के बाद, है ना। सो व्हेन पीपल इन सोसाइटी एग्री ऑन सोशल नॉर्म लाइक थैंक यू एज अ पोलाइट बिहेवियर, दैट्स इंटरसब्जेक्टिविटी एट वर्क। ओके, जैसे कहना, वीडियो के बाद आप लोग कमेंट करते हो थैंक यू मैम, है ना, तो ये क्या है, दिस इज इंटरसब्जेक्टिविटी। ओके, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और मीनिंग को क्रिएट कर रहे हैं। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड याद रखना। ओके, ना लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी कि आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लो और फिर मुझे बताओ आंसर क्या होगा। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म टॉपिक से रिलेटेड है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स। ओके, रीड करो और फिर मुझे बताओ आंसर क्या हो सकता है। Statement 1 is saying that postmodern feminists argue that language constructs reality and that power is embedded in social norms, shaping identities and limiting agencies. They seek to challenge traditional binary oppositions and deconstruct hierarchy. Statement 2 कह रहा है कि postmodern feminism major departure from other branches of feminism is perhaps the argument that sex, or at least gender, is itself constructed through language, a view notably propounded in Judith Butler, Gender Trouble. सो दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जो हैं वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है रियलिटी को। ओके, हमारा जितना भी ये जेंडर रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे लैंग्वेज के थ्रू बन रही हैं। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, और इस चीज़ के बारे में जूडिथ बटलर ने अपनी बुक जेंडर ट्रबल में बात भी करी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। Now, question number 8. According to intersectional theory, which of the following factor can intersect to create unique experience of discrimination? So, इसमें से कौन सा होगा जिसको हम लोग देख सकते हैं इंटरसेक्शनल थ्योरी में। नाउ इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू क्रॉस ईच अदर। जैसे लेट्स से, ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो मेरी तीन आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों आपस में मिल रही हैं, क्रॉस हो रहा है, सो दैट वी कैन से इज इंटरसेक्ट। ओके, या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हो, यहाँ पर सब इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में। ठीक है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को ना, सो दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्ट। सो इसमें से क्या होगा जो इंटरसेक्ट कर सकता है हमें इन योर इंटरसेक्शनल थ्योरी, रेस एंड जेंडर, क्लास एंड सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी एंड एथनिसिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज, प्लीज रिमेंबर, इट इज डी। सारी ही चीज़ें इसमें आ सकती हैं, रेस, जेंडर भी, क्लास, सेक्सुअलिटी भी, डिसेबिलिटी एंड एथनिसिटी भी। नाउ इंटरसेक्शनैलिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंटरसेक्शनल थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि है क्या ये। ओके, देखो एग्जाम में ये आती है और ये कॉन्सेप्ट दिया है क्रिम्बल ले क्रैनशॉ ने, तो सबसे पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें इंटरसेक्शनैलिटी में आ सकती हैं। अब ये देखो ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यू गाइस कैन सी इन दिस डायग्राम। Intersectionality is a lens through which you can see power comes and collides, where it locks and intersects. It is acknowledgement that everyone has their own unique experience of discrimination and privilege. ये हमें ये बताता है कि सबका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस किया है वो मैंने जेंडर आइडेंटिटी के बेस पे भी किया है, क्लास के बेस पे भी किया है, लेट्स से मैंने रिलीजन के बेस पे भी किया है। तो मेरी लाइफ का जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो आपकी लाइफ से बहुत अलग होगा, क्योंकि हो सकता है आपने मेंटल हेल्थ, एज, एजुकेशन इसमें फेस किया हो, है ना। तो सबका जो डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इंटरसेक्शनैलिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में आता है, तो प्लीज इसको गलत मत करना और देख लेना। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 9, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, ये हिंदी में हो नहीं पा रही थी और यहाँ पर एडजस्ट भी नहीं हो पा रही थी। एनीवे, हिंदी में जो आप बुक्स पढ़ते हो उनके नेम सेम ही रहते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं हिंदी वाले भी। ठीक है, देखो कुछ स्कॉलर्स दिए हुए हैं और कुछ बुक्स दिए हुए हैं, आपको इसको मैच करना है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तो मैच करके मुझे आंसर बताओ चैट में। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। बेटी फ्रीडन की बुक जो है वो है द फेमिनिन मिस्टिक। ओके, प्लीज रिमेंबर। साइमन दे बोवो की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेकेंड सेक्स, और ये आ चुकी है, CUET PG का PYQ है ये। इसके अलावा केट मिलेट की बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैथलिन बेरी की जो बुक है वो है फीमेल सेक्सुअल स्लेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड लास्टली एंड्रू हेवुड की बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ओके, ये सारी बुक्स याद रखना गाइज, एग्जाम में आती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इग्नू में मेंशन है इसीलिए मैंने ऐड कर दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द वर्ड मैस्कुलिनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? मैस्कुलिनिटी जो वर्ड है वो कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? फेमिनिस एंड फेमिना, मैस्कुलिनस या फिर मैस्कुलस, विर या विर्गो, या फिर होमो और होमिनिस। ना यहाँ पर बाकी के भी मीनिंग्स आपको पता चल रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बता लोगे। अगर ब्रैकेट में नेम्स ना लिखे होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी। क्योंकि देखो, मेरा मेन कंसर्न यही है कि आपको चीज़ें पता चले ताकि मेन एग्जाम में गलत ना करो, राइट? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। मैस्क्यूलिनिटी वर्ड जो है वो मैस्क्यूलिनस और मैस्क्यूलस से मिलके बना है। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ क्या होता है मैस्क्यूलिनिटी, ये भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके बारे में। यहाँ पर मैंने बॉक्स ऐड कर दिया है, देखो। The word masculinity derives from Latin word masculinus या फिर masculus. Okay. The word first used in 14th century to denote male sex. The word used more to refer to characteristic of men. The masculine characters are powerfulness, strength, force, manhood, manliness. ठीक है, the scholar work on masculinities in 1960-70 understood that the perceived and internalized attribute determine masculine identity. The cultural norms value acquired through socialization process may influence the acquiring of masculine character. तो ये जो एग्रेशन है, एम्बिशन है, असर्टिवनेस है, ये सब सोशलाइजेशन ही ऐसे होता है कि हमारे अंदर एज अ मैन, इफ नॉट मी बट जो लोग भी हैं बॉयज, दे कैन अंडरस्टैंड कि एज अ मैन आपके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बाय सोशलाइजेशन आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, रायन कॉर्नेल इस पे बहुत बात करते हैं, सो प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था अभी इसी क्लास में, रायन कॉर्नेल से रिलेटेड, इग्नू सीरीज में ही पढ़ाया था, इतना मुझे याद है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि रायन कॉर्नेल का कौन सा वो टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। बाकी इन्होंने क्या वर्क किया है, वही सोशल कंस्ट्रक्शन, कि कैसे मैस्कुलिनिटी होती है थ्रू सोशलाइजेशन। ओके, नाउ रायन कॉर्नेल का मुझे आंसर जरूर बताना कमेंट में, जिसका भी आंसर पहले आएगा मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, पूरा लिख देना कि रायन कॉर्नेल ने कौन सा टॉपिक दिया है जो आप लोगों ने इसी इग्नू सीरीज में पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे जरूर से बताना ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, who is associated with Can the Subaltern Speak 1988? A very important work, बहुत बार एग्जाम में आया है, नेट में तो बहुत बार आया है। ब्रायन एस टर्नर, एंड्रयू हेवुड, कैथलीन बेरी या फिर गायत्री स्पिवाक। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज गायत्री स्पिवाक। प्लीज रिमेंबर, आता है एग्जाम में ये सबल्टन स्पीक। ओके, now question number 12, which concept did Bosserup explore to compare the gender division of labor in agricultural system? इसमें से कौन सा है जो कि बॉसरअप ने यूज किया था अपने जेंडर डिविजन ऑफ लेबर स्टडीज में? जेंडर इक्वालिटी इन फार्मिंग, फीमेल सिस्टम वर्सेस मेल सिस्टम ऑफ फार्मिंग, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फार्मिंग। नाउ दिस इज अ इजी क्वेश्चन गाइज, और आपको इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना कि इसका जो आंसर है वो है बी। तो फीमेल सिस्टम और मेल सिस्टम ऑफ फार्मिंग पे काम किया था बॉसरअप ने।
ठीक है, प्लीज रिमेंबर, और एग्रीकल्चरल सिस्टम पे काम किया था। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द जनरल बिलीफ ऑफ परपिट्रेटर्स ऑफ ऑनर किलिंग्स? इसमें से कौन सा है जो ऑनर किलिंग के साथ एसोसिएटेड है? दैट द विक्टिम शुड बी एक्साइल्ड, दैट द विक्टिम डिजर्व्स अ रिवॉर्ड, विक्टिम हैज वायलेटेड फैमिली और सोशल नॉर्म्स, या फिर विक्टिम नीड्स टू बी री एजुकेटेड। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो, ऑनर किलिंग से क्वेश्चन आता है, नेट में कई बार आ चुका है, टॉपिक अलग से आपके में मेंशन ही है। द करेक्ट आंसर इज, सो द करेक्ट आंसर इज सी। ऑनर किलिंग में क्या होता है कि जो विक्टिम है वो कोई सोशल नॉर्म को वॉयलेट कर देता है, एंड दैट इज वाई ऑनर किलिंग होती है। ओके, देखो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया है, ऑनर किलिंग इज द किलिंग ऑफ अ मेंबर। किसी फैमिली मेंबर को किल कर देते हैं क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे फैमिली का डिसऑनर हुआ है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। और ये ऑनर किलिंग ना मोस्टली गर्ल्स और वुमेन के साथ ही किया जाता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द टर्म जेंडर ब्लाइंड रिफर्स टू? जेंडर ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? The inability to see physical difference between genders, ignoring or overlooking gender difference in policies, practice, analysis, promoting gender based discrimination, या फिर supporting only women rights। gender blind से हम क्या समझते हैं? The correct answer is B। जेंडर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जब आप जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, दैट इज योर जेंडर ब्लाइंडनेस। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 15, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। देखो बहुत सारे जेंडर रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जिन लोगों ने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है, आप लोगों ने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पे जेंडर के सारे वो पढ़े थे की टर्म्स, प्लीज़ उसको ध्यान रखना, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पता चल रहे हैं उसको भी नोट डाउन करते चलो। जेंडर आइडियोलॉजी क्या होता है और जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, जेंडर आइडियोलॉजी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यू अबाउट द प्रॉपर रोल ऑफ वुमेन एंड मेन इन द फैमिली। जेंडर आइडियोलॉजी हमें क्या बताता है कि वुमेन को क्या करना है, मेन को क्या करना है, प्रॉपर एक हमें आइडिया रहता है, राइट। जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? जिसमें कि इनर सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, इट इज डेवलप्ड इन चाइल्डहुड। आप क्या हो, मेन हो या वुमेन हो, इस चीज़ का जब आपको सेंस होता है, आइडेंटिटी आपको अपनी पता चल जाती है, दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, हेंस द आंसर विल बी राइट। ठीक है, सो दोनों ही सही हैं, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरकॉर्पोरियलिटी? नाउ इंटरकॉर्पोरियलिटी इज अ न्यू टर्म, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होगा, विच इज ओके, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स हैं कि अ टीचर एडजस्टिंग देयर पोस्चर based on students' body language, a person solving a mathematical problem alone, an individual making decision without any social interaction, a scientist conducting experiment in complete isolation। So यहाँ पर intercorporeality का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि अ टीचर एडजस्टिंग देयर पोस्चर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट की देख के टीचर अपना पोस्चर एडजस्ट करे, दैट इज योर इंटर कॉर्पोरियलिटी। नाउ व्हाट इज इंटर कॉर्पोरियलिटी? लेट अस सी, लुक एट दीज नोट्स। आई वुड सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर लो। देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इंटर कॉर्पोरियलिटी का टॉपिक जो है वो दिया है मेर्ल्यू पॉन्टी ने। ठीक है, और इसको हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं, बट जेंडर स्टडीज में भी ये काफ़ी रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है कि कैसे हम अपने बॉडीली एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स के बीच का जो बॉडीली एक्सपीरियंस होता है, बॉडी रिलेटेड एक्सपीरियंस, दैट इज आवर इंटर कॉर्पोरियलिटी। ठीक है, इट हाईलाइट्स हाउ आवर बॉडी आर नॉट आइसोलेटेड बट कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग। हमारी बॉडीज आइसोलेटेड नहीं होती हैं ये कहते हैं, बट हमेशा एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही होती हैं। इट्स हाउ वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू अदर थ्रू बॉडली इंटरैक्शन, जैसे जेस्चर, फिजिकल प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बेबी mimics a parent's facial expression or when we unconsciously adjust our posture to match someone else's, that is incorporeality in action। आपने देखा होगा जब आप कभी कहीं लेट्स से इंटरव्यू देने गए हो, तो वहाँ पे एक
तरीके से बैठोगे, एक पोस्चर में बैठोगे, या ऐसे ही जब आप ऑफिस में होते हो आपने देखा होगा कि एक जैसे ही देखेंगे बॉस आ रहे हैं वैसे ही हम अपना पोस्चर सही कर लेंगे, है ना। ऐसे ही स्कूल में होता था कि टीचर आ रहा है तो हम अपना पोस्चर सही कर लेंगे, या जो हम कर रहे थे जिस तरह से वैसे नहीं करेंगे। तो हमारा जो बॉडी है ना वो भी यूज होता है कम्युनिकेशन में। नाउ देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स टू इंटरकॉर्पोरियलिटी। सो प्लीज रिमेंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इट शोज आवर बॉडीज ऑल्सो कम्युनिकेट। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखना। अगर वर्ड्स नहीं भी हो फिर भी हमारा बॉडी जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो याद रखना। Now, question number 17. According to Kamla Bhasin, which three categories of work define relationship between labor and gender? इनमें से 3 कैटेगरीज दी हैं कमला भासिन ने, जो कि हमें बताती हैं कि कैसे जेंडर और लेबर का रिलेशनशिप होता है। नाउ कमला भासिन वॉज अ वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग थिंकर। इनको मैं जब भी सुनती थी आई यूज टू फाइंड हर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इनकी कोई पोयम सुननी है तो मुझे ज़रूर बताना, ग्रुप में रिमाइंड करा देना कि मैम कमला भासिन का वीडियो सेंड करिए, तो मैं भेज दूंगी। दैट वन पोएम इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं कभी कभी उसको सुनती रहती हूँ। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी और लिसन टू दैट मुझे ज़रूर बताना और मुझे रिमाइंड करा देना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे बताना, तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। ओके, ना टेल मी द आंसर कि क्या होगा। इट माइट सीम न्यू टू यू बट इट्स ओके, इसको ऐड कर लेना अपने नोट्स में। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड करा है। देखो, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी, दैट इज प्रोडक्टिव वर्क, रिप्रोडक्टिव वर्क, कम्युनिटी वर्क। वुमेन एंड मेन के बीच में जो डिफरेंस हमें दिखता है लेबर के बेसिस पे वो यही होता है, प्रोडक्टिव वर्क, रिप्रोडक्टिव वर्क, कम्युनिटी वर्क। ना इसको ना ये तो इंडियन थिंकर की बात हो गई। इसके बारे में एक थिंकर और हैं जो सेम बात करती हैं, जस्ट सेम। तो ऑप्शंस का ध्यान रखना, उनका नाम है कैरोलीन मोजर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में वेस्टर्न थिंकर्स आएंगे तो कैरोलिन मोजर, इंडियन थिंकर आएंगे तो कमला भासिन। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉइन्ड द टर्म वुमेनिस्ट? नाउ वुमेनिस्ट टर्म किसने कॉइन किया है, विच इज टू डिस्क्राइब ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट। सो ये टर्म यूज किया गया था ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए। बेल हुक, एंजेला डेविस, एलिस वॉकर या फिर ऑड्री लॉर्ड? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, एलिस वॉकर ने सबसे पहले वुमेनिस्ट का जो टर्म है वो यूज किया था। ओके, एंड इनकी बुक भी है दैट यू गाइस कैन रिमेंबर, इन सर्च ऑफ हो। ओके, नाउ यहाँ पर देखो इन्होंने ये कोटेशन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, कि अ वुमेन हु लव्स अदर वुमेन सेक्सुअली और नॉन सेक्सुअली अप्रिशिएट एंड प्रिफर वुमेन कल्चर, वुमेन्स इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, वुमेन स्ट्रेंथ, अ वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर। तो इन्होंने कहा ये जो वुमेनिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना ये वैसे ही है जैसे पर्पल लेवेंडर के लिए है। नाउ यू गाइस नो कि जो पर्पल कलर होता है वो कितना क्लोज है लेवेंडर से, राइट। सो इन्होंने इसको एक मेटाफॉर की तरह यूज़ किया है। तो इसको याद रखना, ऐसे फैक्ट्स कभी कभी आ जाते हैं एंड आई तो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे देखते हो, बट इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें जिनमें कुछ डेप्थ होती है, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो इसको ज़रूर से ध्यान रखना कि वुमेनिस्ट जो वर्ड है वो सबसे पहले एलिस वॉकर ने यूज़ किया था। ठीक है, ये है एलिस वॉकर। ओके, नाउ question number 19, what is the process of teaching children societal norms, behavior and roles based on their gender code? जब हम चिल्ड्रंस को जेंडर रोल सिखा रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर ब्लाइंडनेस या फिर जेंडर आइसोलेशन? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो मुझे सबका आंसर सही चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। जेंडर सोशलाइजेशन को हम लोग और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है लेट्स से जेंडरिंग, तब भी सेम मीनिंग ही होगी। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और टर्म है जो आ जाता है विच इज जेंडर इंडॉक्ट्रिनेशन। ओके, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है जेंडर सोशलाइजेशन की जगह, तो आंसर सेम होगा। ओके, question number 20 and last question of today's class, what is central argument of ecological feminism?
इकोलॉजिकल फेमिनिज्म या जिसको हम लोग कहते हैं इको फेमिनिज्म, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? वुमेन एंड नेचर आर सेपरेट एंड अनरिलेटेड इशूज, द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड द डोमिनेशन ऑफ नेचर आर इंटरकनेक्टेड, वुमेन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन इन्वायरमेंटल इशूज, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। द करेक्ट आंसर इज इट इज सी, प्लीज रिमेंबर। एंड इको फेमिनिज्म में हम लोग एक थिंकर पढ़ते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज वंदना शिवा। मैं बहुत जल्द कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी जो कि CUET PG सोशल वर्क में मेंशन है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम थोड़ा सा सोशल वर्क के लिए बनाइए, तो मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ठीक है। एक तो मैंने क्लास बनाई भी है बट अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो उसको मैं बहुत जल्द कंप्लीट करके अपलोड करती हूँ यूनिट 1, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जो जेंडर रिलेटेड चीज़ें हैं वो कवर करनी है। इग्नू में बहुत ईजी लैंग्वेज में सब कुछ मेंशन है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि प्लीज़ इग्नू नोट्स को रीड करना शुरू करो, ठीक है। रीडिंग से मत बचो, कितना भी पढ़ लो। अगर सोशोलॉजी में आए हो, अगर मास्टर्स कर रहे हो, अगर मास्टर्स कर चुके हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, PhD करना चाहते हो, रीडिंग का कोई सब्सिट्यूट नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, एंड प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज किया है, ओके। नाउ दिस टेलीग्राम यू हैव टू ज्वाइन, इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारा PDF, सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहीं से मिलता है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, अगर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो, ओके। एंड नाउ वी हैव अ ऐप ऑल्सो, तो द सोशोलॉजी क्लास ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और अगर एप्पल डिवाइस है तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मुझे मैसेज करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गाइड यू कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, और हो सका तो अभी शाम को ही मैं वो सेशन बनाऊंगी क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाया था हमारा इग्नू का। सो अभी हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, कल मिलते हैं, बाय बाय, कीप लर्निंग।